हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। लगभग 40 शिफ्ट में 82 के आसपास एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मेरा ये चूंकि अभी आगे आपका एग्जाम भी है, सीएचएसएल मेंस है, सीजीएल मेंस है, सीपीएसआई प्री है, स्टेनो का एग्जाम है, एमटीएस का भी एग्जाम होने वाला है। तो इन सारे एग्जाम में मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस अगर एक बार आप देख करके जाते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। साथ ही साथ आपको अप्रोच भी पता चलेगी कि वर्तमान में एसएससी की अप्रोच किस डायरेक्शन में जा रही है या कौन सा ऐसा पार्ट है एरर से रिलेटेड जिस पे आप ज्यादा फोकस करें या जिन चीजों को एक बार देख करके जरूर जाए तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन होने की संभावना बनी रहेगी। तो दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि टीयर 1 में किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं सीएचएसएल में, और सीजीएल टीयर 1 का भी सोल्यूशन मैंने कराया। अगर आपने नहीं किया तो वो वीडियो जाके देखिएगा। 15 अगस्त के दिन जो मैराथन क्लास मैंने ली थी उसमें एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के मैंने करा दिए थे। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है? यू नीड टू एक्नॉलेज द इटिनरी and accommodation details of your journey as per the given calendar। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया और कह रहा कौन से पार्ट में एरर है, और यहां पर एरर कोई ग्रामर के फॉर्मेट में नहीं है बल्कि एक वर्ड के एरर की फॉर्मेट में है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एसएससी क्वेश्चन का जो वैरायटी है वो चेंज कर रही है। बेसिक वही है लेकिन उसका जो वैरायटी है वो चेंज हो रहा है। तो यहां हम लोग देखें कि जो चार ये वर्ड लिखे गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है, यानी उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, और सही स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो कैलेंडर सही लिखा हुआ है, एकोमोडेशन सही लिखा हुआ है, एक्नॉलेज सही लिखा हुआ है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। क्या सही स्पेलिंग होगी? आइटिनरी बोलते हैं। आइटिनरी का क्या सेंस हुआ? सिंपल वर्ड है। आइटिनरी का मतलब क्या हुआ? कहीं पर आप जा रहे हैं तो आप अपने जर्नी की एक योजना बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उसी को हम लोग आइटिनरी बोलते हैं, ए प्लान ऑफ जर्नी। तो ये बेसिकली एरर से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो करके स्पेलिंग एरर से या स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, शी इज द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास। क्या कह रहा है कि एक आपको सेंटेंस उसने दे दिया और कह रहा है कि इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में लिख करके बताइए। अब यहां पे द डलेस्ट चाइल्ड ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन की वैरायटी देख करके आप समझ रहे होंगे कि बहुत बेसिक्स का मतलब हाई स्कूल लेवल पे जो ग्रामर आपको जाननी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है, कैसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो जो डिग्री का बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पे जरूरी होना है आपके लिए। अब जैसे हम लोग ऑप्शन में देखें, डलर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो हो ही नहीं सकता। डलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी नहीं हो सकता। इन द क्लास ऑफ ऑल सी इज डल, ये सेंटेंस देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। इन द क्लास ऑफ ऑल, और ये लिख रहा है नो अदर चाइल्ड इन द क्लास इज एज डल एज सी। क्लास में कोई भी चाइल्ड उतनी ज्यादा डल नहीं है जितनी की वो है। तो यहां पर ये देखिए एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है, और ये चीज हमें पता भी है कि पॉजिटिव डिग्री एज या सो एज के बीच में या सो एज के बीच में आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, यहां पी से मेरा मतलब पॉजिटिव डिग्री से है। नंबर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है पहले भी, न्यूज़पेपर की क्लास में भी, और जो मैं क्लास प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको उसमें भी, कि अगर हम एक ही ग्रुप के किसी व्यक्ति की तुलना उसी ग्रुप के अन्य लोगों के साथ करते हैं, एक ही ग्रुप में किसी एक व्यक्ति की तुलना उसी ग्रुप के अन्य लोगों के साथ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नो, एनी, ऑल और मोस्ट जैसे शब्दों के साथ हम अदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जान रहे होंगे।
अदर का यूज करते हैं। तो यहां पे ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। यहां पे अगर आप देखें, कल्पना करें ये क्लास है, इसमें बहुत सारी गर्ल्स हैं, मान लेते हैं ये क्लास का सिनेरियो आप ठीक है, और यहां पर इसके लिए मान लो सी का यूज किया गया है और ये पूरी आपकी क्लास है। तो यहां सी का कंपैरिजन क्लास के ही अन्य लोगों से हो रहा है। तो सेम यही सिचुएशन बन रही है, और ये सिचुएशन बन रही है तो नो के साथ अदर का प्रयोग सही होगा, और यहाँ पॉजिटिव डिग्री है एज के साथ, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सी सही होगा। तो समझ पा रहे हैं आंसर ए क्यों गलत है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। आंसर बी क्यों गलत है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। आंसर डी उस तरीके से नहीं लिखा है जैसे पॉजिटिव डिग्री को लिखना चाहिए। यहां भले डल तो लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव डिग्री है, बिल्कुल है पॉजिटिव डिग्री, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सी भी तो है। जब आप सी से कंपैरिजन करके डी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं लिखा हुआ जिस फॉर्मेट में चीजें लिखी जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बब्बल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लैक आइज क्लब। फिर वही एडजेक्टिव पे क्वेश्चन है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाते समय कई बार आपको बताया है कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, अभी देखिए बहुत कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं, द। तो यहां पर हम लोग डी में इरर मानेंगे। ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। अ की जगह द कर लेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन, और इसको आपको थोड़ा जो आगे जो एग्जाम होने वाले जैसे एमटीएस का है या आगे जो भी एग्जाम है, तो आपको थोड़ा समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। खैर उसका एनालिसिस मैं अलग करूंगा किसी समय, अभी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन को। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा सुपरलेटिव में लिखा था, पॉजिटिव में लिखने के लिए कहा गया। यहां पे कह रहा कि आपके सामने लिखा गया है, इसको सुपरलेटिव फॉर्म में लिखिए। ये डिग्री हमारी देखिए पॉजिटिव में है, इसको सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना है। फॉलोइंग सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए देखते हैं कहां पे है। ऑप्शन ए कह रहा नो चेंज रिक्वायर्ड, कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सुपरलेटिव में है ही नहीं, गलत ऑप्शन। हमें सुपरलेटिव में लिखना है और ये बैड तो पॉजिटिव डिग्री है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द वर्स, पहले एक बार हम लोग देख लें क्या होता है। बैड पॉजिटिव डिग्री है, वर्स कंपैरेटिव डिग्री है, और वर्स्ट सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कहने का मतलब हमको ये चाहिए, अगर हम सुपरलेटिव बनाना चाह रहे हैं तो हमें बैड का, बैड पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है एक तरीके का, और इस बैड नामक एडजेक्टिव की 3 डिग्री हो गई, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अगर हम लोग ये चाह रहे हैं, अगर हमारी क्वेश्चन की डिमांड है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए, तो हमें वर्स्ट मिलना चाहिए, तभी हम सुपरलेटिव डिग्री मानेंगे। तो ऑप्शन बी भी गलत है, वर्स, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। ऑप्शन डी भी गलत है, बैड पॉजिटिव डिग्री आ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचा, सी, क्योंकि देखिए यहां लिखा है अवर वर्स्ट फियर्स। तो देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आप समझ गए, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, आंसर सीधा है। आप बस उसी बैड को मिलाते हुए चले आएंगे, टिक कर देंगे, कुछ नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में। अगला देखते हैं। ही फाइनली रिकॉल्ड दैट, अंततः उसको याद आया कि द थीव्स हैव लीव फ्रॉम द फ्रंट डोर। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, एक इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा है, और एक कॉन्सेप्ट आपने इसका टेंस में पढ़ा होगा। तो कहीं से भी हम लोग आए, दोनों ही तरीके से। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया हुआ है, मान लीजिए दैट, और इसके पहले लिखी हुई जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो इसके आगे जो सेंटेंस आ रहा है अगर ये पास्ट में है तो इसका इफेक्ट इस वर्ब पे पड़ेगा, और ये वर्ब भी पास्ट में होगी। ठीक है, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है ये।
अब यहां पे देखें कुछ एक्सेप्शन है, वो अलग उनको छोड़ दें। ही फाइनली रिकॉर्ड दैट, उसको अंततः याद आया कि, तो यहां दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसका मीनिंग की से निकल रहा है। इसके पहले ये वर्ब देखें पास्ट में लिखी हुई है, तो आगे की जो वर्ब है वो भी पास्ट में होगी, यानी हैव लीव, ये वर्ब प्रेजेंट में लिखी हुई है। गलत है। अगर आपको इतनी चीजें नहीं भी पता है, मान लेते हैं आपको इतना कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वर्ब आपने पढ़ा है ना, लीव, इसकी सेकंड फॉर्म लिफ्ट, इसकी थर्ड फॉर्म लिफ्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब आप मुझे बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा। अब इतना तो इंग्लिश अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और निकालने की उम्मीद रखते हैं, तो इतनी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कुछ होता है, जिसमें कि हम लोग हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर इतनी बेसिक सी चीज आपको पता है, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो ए में लिखा हुआ है हैव के साथ लीव क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इतना बेसिक अगर आपको जानकारी होगी, तो भी आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे कि यहां पे इरर है। क्लियर हो गया? इरर पता करना अलग चीज हो गई, इसी से काम हो जाएगा आपका। लेकिन चूंकि हम लोग यहां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यह भी देखें कि इसका सही क्या बनेगा, क्या लिखे तो सही हो जाएगा। तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म करने से यह सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट में है, तो इस पूरे को आपको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैव की जगह लिखना पड़ेगा हैड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्ट। ये इसका सही ऑप्शन होगा। इस तरीके से कर लेंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ठीक है, चले आगे की तरफ। कोई ऐसी टेक्निकल बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको, और नहीं ऐसा एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है। ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विथ हिज फैमिली। कहां पर इरर है देखा जाए अगर, तो ही लिव्स सही लिखा हुआ है, ही सब्जेक्ट है, लिव्स सही है, इन विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, ये भी सही है। 45 चर्च स्ट्रीट, तो क्या होगा? एक क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये स्ट्रीट है, ठीक है, ये स्ट्रीट है, गली है मान लेते हैं, दो अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं इसको उस तरीके। मान लीजिए ये गली है, ये स्ट्रीट हो गई एक, और एक दूसरी गली ले लेते हैं, ये देखिए ये गली है दो, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, ये बी से हमने अलग कर दिया, ये गली नंबर ए, गली नंबर बी। तो देखिए इन, और क्या इन कहाँ यूज होता है? इन को अगर हम देखें, इन द स्ट्रीट, कब हम लोग लिखेंगे? वो सुनहरा पल कब आएगा? जब हम लोग लिखेंगे इन द स्ट्रीट। इन द स्ट्रीट कब लिखेंगे? बेसिक देखिए इन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि इन एक किसी जगह के भीतर होने को दर्शाता है। जैसे मैं इस रूम में हूं तो इन द क्लास हो गया, गार्डन में आप हैं, इन द गार्डन हो गया। तो कहीं न कहीं जो इन है वो फीलिंग देता है कि एक इनक्लोज्ड स्पेस है, एक स्पेस है, उसके भीतर कोई चीज है, ये फीलिंग इनकी निकल के आती है। ठीक है, इनकी फीलिंग ये निकल के आती है किसी चीज के भीतर। तो अगर हम माने कि ये स्ट्रीट है, इसको हम गली मान लेते हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रीट है, अगर हम इसको गली मान रहे हैं और ये कल्पना करें कि भाई इस गली में बिल्डिंगें होंगी, ये बिल्डिंगें है, भाई समझ लेना है ना, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, समझ जाना है कि ये बिल्डिंग्स है। ये देखिए गली है तो गली में बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है, इसको हम बिल्डिंग भी कह सकते हैं, इसको हम कुछ भी मान लें, बिल्डिंग्स मान लें, शॉप्स मान लें, दुकानें मान लें, ठीक है, या ट्रैफिक समझ लें, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए जब आप इस सेंस में लेते हैं किसी गली को कि भाई एक गली में कोई चीज़ है, मैं गली में खड़ा हूँ, कोई औरत गली में खड़ी है, कोई व्यक्ति गली में खड़ा है, गली में एक गड्ढा है, गली में कूड़ा निकाल के रखा गया है,
तो ये सारी चीज एक ऐसा ऑब्जर्वेशन क्रिएट करता है जिसमें एक इनक्लोज्ड स्पेस, एक स्ट्रीट है जिसके अगल बगल मकान है, दुकानें हैं, या ट्रैफिक स्ट्रीट में बहुत ज्यादा है, उस सेंस में हम लोग जब लेके चलते हैं तो यहां पर हम यूज करते हैं इन द स्ट्रीट। ये भाव हमें इन का देता है। ये इन द स्ट्रीट का सेंस दे रहा है। अब बात करते हैं ऐट की, कि ऐट कहां यूज करेंगे, एट द स्ट्रीट कब यूज होगा। ये तो इन द स्ट्रीट हो गया। देखिए यहां पे है मकान, जाहिर सी बात है यहां भी होंगे। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हैं, ये ए पॉइंट है मान लीजिए, ये कुछ है, एक ऑफिस है मान लेते हैं, इस पे हम फोकस कर रहे हैं, ये बी पॉइंट है, यानी कोई ऑफिस हो सकता है, कोई होम हाउस हो सकता है, कोई अपार्टमेंट हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है, हम पर्टिकुलर इन सारी चीजों को फोकस कर रहे हैं, यहां फिक्स्ड है हमारी चीजें, तो हम लिखेंगे एट द स्ट्रीट। ठीक है, मतलब जहां इन एक इनक्लोज्ड स्पेस में चीजों को दिखा रहा है, वहीं एट द स्ट्रीट क्या दर्शा रहा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन को, है कि नहीं, एक स्पेसिफिक टू शो स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन को अगर हमें दर्शाना है तो वहां पर हम ऐड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट ये, तो ये आप समझ गए होंगे। और वह अपनी परिवार के साथ उस गली में रहता है, तो यहां पे हम उसके कहीं न कहीं घर को, इसको एक स्पेसिफिक उसकी लोकेशन को, स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, इसको हम इंगित कर रहे हैं, लोकेशन को इंगित कर रहे हैं। इस सेंस में इन लिखना सही नहीं है, इस सेंस में एट लिखना ज्यादा बेहतर होगा। तो ऑप्शन ए में एरर लेंगे और जहां इन लिखा हुआ है वहां पे क्या करेंगे, एट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ही सैंग ब्यूटीफुली बट द जजेज वर अनइम्प्रेस्ड एट द एंड। उसने गाया सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली सैंग के लिए आ रहा है, ठीक है, बट द जजेज वर अनइम्प्रेस्ड एट द एंड, लेकिन जो जज थे वो अंत में इंप्रेस नहीं हुए। क्लियर हो गया पॉइंट ये। और आप देखें तो वाज या वर के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम सभी लोग जान रहे हैं, वाज या वर की बात करें और इसके साथ विचार करें कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आ सकती है, तो इसके साथ दो ही विकल्प है। मैंने पहले भी कई बार बताया है आपको, न्यूज़पेपर की क्लास में बेसिक चीज़ें हैं, उस क्लास को पढ़ा करिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐसा लिखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और अगर हम लोग वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो ये पैसिव वॉइस होगा ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाज या वर के साथ वर्ब की यही दो फॉर्म यूज होती है। अब आपको यह भी ध्यान देना है कि कहीं पर वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी जाए, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लिख दिया जाए। ऐसा कुछ भी लिखा जाएगा तो वो ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो ये बेसिक सी चीज है। अगर इतना बेसिक आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि ये वर के साथ ये जो इम्प्रेस अनइम्प्रेस, ये बी ऑप्शन में ये जो अनइम्प्रेस्ड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ये गलत है। वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत होती है, तो बी पार्ट में एरर मानेंगे। वर तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ये गलत है। सही क्या बनेगा, इसको कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाए कि पैसिव वॉइस में।
जज ने इंप्रेस किया कि जज इंप्रेस नहीं हुए, जज इंप्रेस नहीं हुए, सब्जेक्ट यहां काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ये चीज मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाते समय कई बार बताता हूं, इसीलिए कहता हूं कि एडिटोरियल वाली क्लास में आया करिए ताकि बेसिक आपका स्ट्रांग हो सके। तो यहां पर हम लोग करेक्शन करेंगे और हो जाएगा अनइम्प्रेस्ड एट द एंड। ठीक है, बी पार्ट में एरर होगी और ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहां पे एरर है ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये ऑन, ये सही है कि गलत है। बेसिक कॉन्सेप्ट फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है, मैंने कराया भी है इसको। प्रीपोजिशन का वीडियो मेरा पड़ा होगा, देखिएगा, ये जरूर मैंने कराया है। कैपेबल ऑफ, काफी पहले का वीडियो है। तो कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, सीधे आप ऑप्शन बी टिक कर लेंगे, सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। हम जान रहे हैं कि ऐसी चीजें जो अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारी चीजें, इन सब के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। इसीलिए अगर सन के साथ आर्टिकल द लगा है तो मून के साथ भी लगेगा, मंगल, बुध, सभी ग्रह के साथ लगेगा और अर्थ के साथ भी लगेगा। यहां ए लिखा गया है, ये गलत है, सी पार्ट में एरर होगा, यहां पे करेक्शन कर लेंगे द अर्थ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए, बहुत सिंपल था कि हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसके पहले द लगाया जाता है? ये जो इस तरीके की प्राकृतिक चीजें हैं जो अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है, आकाश है, पृथ्वी है, तारे हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माई colleagues have lacked the conscience needed to be morally correct। अब यहां पे देखें, कॉन्सेंस सही लिखा हुआ है, स्पेलिंग मोरली भी सही है, ग्रेव भी सही है। स्पेलिंग माने क्वेश्चन जो है एरर का वो स्पेलिंग रिलेटेड भी बना के पूछा जा रहा है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन कौन सा लेंगे? बी। कलीग्स माने सहकर्मी होता है, कलीग होता है, तो कलीग्स माने सहकर्मी, साथ में काम करने वाले लोग, किसी बिजनेस में या स्कूल इत्यादि में जो आपके साथ हैं वो आपके कलीग हो जाएंगे। ठीक है, तो कलीग की सही स्पेलिंग हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, When Mayank came, I shall go with him to the circus। यहाँ दो सेंटेंस है, मैंने बताया भी है, ये इस तरीके के सेंटेंस आपको न्यूज़पेपर में भी बताया है कि जब टाइम या कंडीशन वाले दो सेंटेंस को, जब फ्यूचर के दो सेंटेंस को हम टाइम या कंडीशन के कंजंक्शन से जोड़ते हैं, मतलब ये एक सेंटेंस हो गया, ये फ्यूचर का है, ये एक और सेंटेंस है, ये भी फ्यूचर का है, और इसको हमने एक कंजंक्शन से जोड़ दिया। ये कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन है? ये कंजंक्शन या तो टाइम को बता रहा है या कंडीशन को बता रहा है। तो टाइम या कंडीशन को बताने वाले किसी कंजंक्शन से जब हम फ्यूचर के दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो जिस सेंटेंस के पहले कंजंक्शन है ये सेंटेंस, इसकी वर्ब प्रेजेंट में लिखी जाती है, और ये जो सेंटेंस है दूसरा वाला जिसके पहले कंजंक्शन नहीं लगाया गया है, इसकी वर्ब फ्यूचर में होगी। तो और सेंटेंस को अब आप पढ़िए जरा एक बार। कह रहा व्हेन मयंक केम आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस। जब मयंक आएगा तो मैं उसके साथ सर्कस तक जाऊंगा। सेंटेंस पढ़ने पे ही लग रहा है कि ये फ्यूचर की एक कंडीशन को शो कर रहा है कि जब वो आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। और इस चीज को अगर हम समझ पा रहे हैं तो देखिए ये दूसरा सेंटेंस है, इसकी ये वर्ब फ्यूचर में है, सही लिखा हुआ है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। ये जो सेंटेंस है जिसके पहले ये कंजंक्शन लगाया गया है, ये किस चीज का कंजंक्शन है? टाइम को दर्शा रहा है कि जब मयंक आएगा, टाइम का कंजंक्शन लगा हुआ है। कुछ एग्जांपल लिख दे हम लोग टाइम का कंजंक्शन, जैसे व्हेन, व्हाइल, इस तरीके से। कंडीशन का कंजंक्शन जैसे इफ, इस तरह से। अब ये अगर फ्यूचर का है तो ये भी घटना फ्यूचर की है, लेकिन ये होनी चाहिए प्रेजेंट में ना। ये सेंटेंस फ्यूचर का है लेकिन लिखा किस में जाएगा? प्रेजेंट में। तो हम लोग यहां बी पार्ट मिरर मानेंगे, इसको प्रेजेंट में चेंज करेंगे।
प्रेजेंट में लिखेंगे इसको, और प्रेजेंट में लिखेंगे तो मयंक कम्स हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे कि व्हेन मयंक कम्स, जब मयंक आएगा तो आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस, मैं उसके साथ सर्कस तक जाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, इसका जो ग्रामर के हिसाब से सही वर्जन है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये देखिए पहला वाला पढ़ेंगे, क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ टू लगाया गया, गलत है। क्यों? क्योंकि टू तो हम सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर इन सब के साथ लगाते हैं। नॉर्मली अगर हम कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं तो उसके साथ हम लोग देन का यूज करते हैं, तो ये गलत हो गया ए पार्ट। द यंग पायलट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, ये तो ठीक लिखा हुआ है। द यंग मोस्ट क्लेवर देन, गलत हो गया, क्योंकि यहां पे मोस्ट माने सुपरलेटिव डिग्री बना दी गई और सुपरलेटिव के साथ देन लगा रहे हैं तो गलत है, ये भी गलत हो गया। द यंग पायलट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, यंग पायलट इज, ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या? अच्छा यंग है, ये यंग है, यहाँ यंगर है, यंग पायलट और यंगर पायलट। द यंगर पायलट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, तो क्या लिखा जाए भाई? यहां पे क्या लिखना ज्यादा सही रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इज क्लेवरर देन यहां पे लिखा हुआ है, इज क्लेवरर देन यहां भी लिखा हुआ है। क्या करें कि सेंटेंस हमारा सही हो जाए? ठीक है, सोचिए जरा। अब सेंटेंस को अगर आप देखें तो सेंटेंस में कहीं भी इसके लिए अब कैसे आप डिसाइड करेंगे? जैसे यहां फंस गए तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? यहां पे, यहां यंग लिखा हुआ है, यहां यंगर लिखा हुआ है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस को देख के। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में यंग पायलट था कि यंग पायलट इज मोर क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, और इसको हमें ग्रामेटिकली करेक्ट करना था, ये पार्ट गलत लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री थी, मोर भी कंपैरेटिव बनाया गया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। हम डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करते, डबल रूल टू मेक कंपैरेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। किसी को कंपैरेटिव बनाना है तो डबल रूल मत लगाइए, यानी ईआर भी लगा दिए, मोर भी लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेंटेंस में केवल यंग पायलट था तो हम लोग भी यंग पायलट लेंगे, क्यों जबरदस्ती यंगर करेंगे, हमें क्या पता। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यंग पायलट, उसी चीज को हम लोग ले लेंगे, ऑप्शन बी सही मानेंगे। यहाँ पे करेक्शन है इज क्लेवरर देन, ये ठीक है, द कैप्टन ऑफ द शिप। ये पोर्शन गलत था, मोर क्लेवरर लिखा था, उसका हमने सही कर दिया, यहाँ पे क्लेवरर कर दिया, क्योंकि क्लेवर का कंपैरेटिव क्लेवरर बनेगा, मोर नहीं लगाएंगे उसके पहले, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इस टाइप से भी कंफ्यूज कर सकता है। देखिए कई बच्चों ने इसको गलत भी किया होगा, तो आप सोचिए कि क्या सोच के आपने गलत किया। इधर यहाँ पे थी, इस इधर को सही करना था, यहाँ क्यों जबरदस्ती हम खेल रहे हैं? हमें क्या पता यंग है कि यंगर है, यहाँ कर रहे, ये कंपैरेटिव डिग्री में थोड़ी बदलने के लिए कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में उसको चेंज करिए, इधर को दूर करने के लिए करा, तो यहाँ पे इधर थी, आपने इस सेंटेंस में उसको दूर कर दिया, ये तो आपने जबरदस्ती अपना दिमाग यहाँ लगा दिया, तो ऐसा करना उचित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उन्हीं वर्डों को लेके चलना है। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टाइप के अभी। इन कोर्स बाय टाइम, अब देखिए जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं सुबह आपको, तो कई छोटे छोटे फ्रेज बताता रहता हूं, और आपसे भी कहता हूं कि आप भी कोई चीज पढ़ रहे हैं तो जो छोटे छोटे फ्रेज हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन उस पर भी पूछे जा रहे हैं। जैसे ये है इन कोर्स बाय टाइम, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बस पता होना चाहिए। इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ समथिंग, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, इन कोर्स ऑफ। ये चीज अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से इस चीज को कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहां पे ए पार्ट में एरर मानेंगे कि ये सही नहीं लिखा हुआ, इसका सही हो जाएगा इन कोर्स ऑफ टाइम। क्या मीनिंग निकल के आएगी? ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम, यानी उस पूरे अवधि के दौरान।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ग्रामेटिकल एरर देखना है, सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है, टेक्निकल है, थोड़ा सा अगर समझेंगे तो गलत नहीं करेंगे। जैसे देखिए कह रहा है आई लाइक माई पपीज मैक एंड मैट बट आई लाइक मैट बेस्ट। सबसे पहले यहां पे जो टेक्निकल चीज है वो आपको समझना है, 2-3 बातें। पहला पॉइंट, अगर वो चीज आप समझ के इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। जैसे यहां पर हम लोग अगर देखें, सेंटेंस को देखें, सेंटेंस में डिफरेंस को देखें कि क्या डिफरेंस क्रिएट किया गया है राइटर ने, तो आपको डिफरेंस दिखेगा यहां पे, ये बेटर, बेस्ट, मच, मोस्ट। तो अगर आप इन अंतरों को समझ पा रहे हैं, एडजेक्टिव चैप्टर का है, समझ रहे होंगे। ये मोस्ट माने सुपरलेटिव फॉर्म, मच माने पॉजिटिव फॉर्म, ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये कहीं कहीं सुपरलेटिव फॉर्म है, ये भी सुपरलेटिव फॉर्म है, ये कंपैरेटिव फॉर्म है। मतलब ये डिग्री का क्वेश्चन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव अलग अलग करके दी गई है। इसका मतलब आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जा रहा कि क्या आपको ये चीज पता है कि कहां पॉजिटिव यूज करना है, कहां कंपैरेटिव यूज करना है, कहां सुपरलेटिव यूज करना है। तो बहुत बेसिक सी चीज है, इसी पे अब हमें सोचना भी वही है। जैसे आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया तो आपको सोचना भी यही है कि भाई पॉजिटिव डिग्री कहां यूज करते हैं, जब किसी की नॉर्मल विशेषता बताना हो। कंपैरेटिव कहां यूज करते हैं, जब दो चीजों में किसी को प्रेफरेंस देनी हो। सुपरलेटिव वहां यूज करते हैं जहां चीजें दो से ज्यादा होती हैं। तो अगर ये बेसिक फंडा हम यहां पर एनालिसिस कर लें तो आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो चलिए करते हैं जरा। कह रहा आई लाइक माई पपीज, मुझे मेरे कुत्ते पसंद हैं, पपीज छोटे बच्चे जो कुत्ते के हुए वो पसंद है। मैक एंड मैट बट आई लाइक मैट बेस्ट। यहां पे जो देखना है कि उसको वो पसंद करता है पपीज को, और पपीज के नाम है मैक और मैट, दो लोग हैं, दो ही लोग हैं, मैक और मैट। बट आई लाइक मैट बेस्ट, लेकिन इन मैक और मैट में मुझे कौन ज्यादा पसंद है, मैट। तो अब आप समझ गए कि भाई दो लोगों में अगर कंपैरिजन हो तो दो लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होगी, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, कोई ऐसा टेक्निकल चीज मैंने नहीं समझा दी आपको। आप भी जान रहे हैं कि जहां पे दो चीजें हैं वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इस आधार पे ऑप्शन कौन सा लेंगे, ए। हाँ, एक कंफ्यूजन हो सकती है, उसको मैं क्लियर कर दूं। क्या लाइक के साथ बेटर का यूज होता है, तो इस चीज को ध्यान देना है। लाइक के साथ बेटर हम यूज करते हैं, यहां पर ये बेटर इस लाइक के बारे में बता रहा है। इस पॉइंट को ध्यान देना है, डिग्री के सेंस में, प्रेफरेंस देने के सेंस में, कि हम इस चीज को हम ज्यादा वरीयता देते हैं, टू गिव प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये पहला ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम। सिंपल क्वेश्चन, बहुत कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं, डज लिखा हुआ है और ऑयस्टर्स लिखा हुआ है और कम लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये प्लूरल नाउन है, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो भाई इतना तो आप जान ही रहे हैं कि प्लूरल नाउन के साथ डज नहीं लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो सी पार्ट में इरर होगी, इरर मानेंगे, डज की जगह डू यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑयस्टर्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग डज न लगा के क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अब ये भी लिख दे रहा हूं, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल नाउन अगर है तो उसके साथ डू। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। और अगर आपने पेपर दिया है तो मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ तो आपने पढ़ा होगा। द कंपनी वॉज सूट फॉर, सू माने किसी के खिलाफ कोई केस कर देना न्यायालय में। द कंपनी वॉज सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब लिखवाया मैंने न्यूज़पेपर की क्लास में, सब पूरा डिटेल में ब्रीच ऑफ क्या क्या होता है, ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब फ्रेजेस लिखवाए हुए, ब्रीच के यूज सारे। कंपनी को के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के खिलाफ, ब्रीच माने तोड़ना, ब्रेक करना, कॉन्ट्रैक्ट है, पीस है। बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग, लेकिन वह अभी भी किसी गलत कार्य से मना करती है। इट स्टिल डिनाई। अब देखिए जरा, अगर आपको नहीं भी कुछ पता है, बहुत ज्यादा नहीं जान रहे हैं, तो भी आप समझ पा रहे होंगे कि जरा डी ऑप्शन को पढ़ें, इट स्टिल डिनाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका सब्जेक्ट है। कौन सा टेंस है भाई, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस है, एक ही टेंस में यूज करते हैं। ये कौन सा टेंस बन रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो और हम लोग जान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो जान ही रहे होंगे, टेंस में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर है या इट है, ही है, सी है, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। ये बेसिक अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पैटर्न बनाया गया है ये गलत है, ये गलत पैटर्न लिखा हुआ है, यहीं पर एरर है। इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो अब क्या करें, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दें, ऐसे भी सही हो जाएगा। द कंपनी वॉज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कार्रवाई की गई है। बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग, लेकिन वह अभी भी किसी गलत व्यवहार से मना करती है। सही हो जाएगा, या मना कर रही है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एरर है, हम लोग इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं बट इट स्टिल डिनाइज या बट इट स्टिल डिनाइंग। ठीक है, ये कर लेंगे तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देख रहे हैं, अब जैसे पॉजिटिव डिग्री में भी यहाँ चेंज करना है आपको, कंपैरिजन की पॉजिटिव डिग्री में। ऑप्शन हमारे सामने लिखे हुए हैं। सी इज लाइक्ड बाई एवरीबडी एज सी इज सो गुड, उसको हर व्यक्ति पसंद करता है क्योंकि वो सो गुड माने काफी अच्छी है। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को मैं टेक्निकल तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे, जब मैंने देखा सी इज सो गुड, वह इतनी अच्छी है, यानी यहां पर प्रेशर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है गुड होने पे। जब मैं ऑप्शन ए को देखता हूं तो इसके साथ लिखा हुआ जो सो वर्ड है वो गायब दिखता है, तो मुझे लगता है कि यह ऑप्शन सही नहीं है। फिर इसी तरीके से मैं जब यहां पढ़ता हूं बी में, यहां पे भी देखिए गुड है, यहां पर भी जो सो वर्ड है वो गायब है, तो मुझे लगता है यह भी सही नहीं है। यहां पर भी मुझे गुड के साथ वो सो वाली फीलिंग नहीं आती है जिससे उस पर प्रेशर दिया जाए उसके अच्छे होने पे, तो मुझे लगता है ये भी गलत है। तो जब यहां पढ़ते हैं सी इज सो गुड, वह इतनी अच्छी है कि एवरीबडी लाइक्स हर, हर व्यक्ति उसे पसंद करता है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें सही लिखी हुई हैं और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता। अभी पीछे मैंने बताया था आपको ना, अभी पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने देखा था यंग और यंगर वाला क्वेश्चन, याद आया, पायरेट ऑफ द शिप, जहां कंपैरिजन किया गया था। हमारे सामने दो ऑप्शन थे जिसमें सब कुछ सेम लिखा हुआ था, एक में यंग लिखा था, एक में यंगर लिखा हुआ था। तो हमने कौन सा ऑप्शन लिया था, पीछे जाके उस क्वेश्चन को देखिएगा, हमने वो ऑप्शन लिया था जिसमें यंग लिखा हुआ था। क्यों लिया था, क्योंकि सेंटेंस में यंग लिखा गया था। पॉइंट समझ पा रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करना है। सी सो गुड, वह इतनी अच्छी है, ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है सेंटेंस में, लेकिन जो ऑप्शन है हमारे उसमें वो सो गायब कर दिया जा रहा है। तो इस छोटी सी चीज को पकड़ करके आप ऑप्शन ए बी सी कट कर सकते हैं और सीधे ऑप्शन डी पे आ जाएंगे। और ये भी कंस्ट्रक्शन है इंग्लिश का, सो एडजेक्टिव और दैट क्लॉज। ये कंस्ट्रक्शन कब यूज होता है इसको भी देख लेते हैं। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, माने एडजेक्टिव लिख देते हैं यहां पे,
और प्लस दैट क्लाज। यहां पर कोई भी व्यक्ति या वस्तु कुछ भी होगा आपका, इसके बारे में प्रेशर दिया जाएगा कि ये जो है सो एडजेक्टिव, माने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, किसी न किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताई जाएगी, माने कोई क्वालिटी बताई जाएगी, और ये जो क्वालिटी है इसका ये रिजल्ट यहाँ लिखा जाएगा कि भाई चलो आपके अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, वो परिणाम आपका जो ये दैट क्लाज यहां हम लोग देख रहे हैं, वो दैट क्लाज ये दैट क्लाज इस क्वालिटी का रिजल्ट बताएगी, इस क्वालिटी का परिणाम बताएगी कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी है या इतनी खराब क्वालिटी, उसका रिजल्ट क्या रहा है वो दैट क्लाज से लिखा जाएगा। ठीक है, और इसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिख सकते हैं TOO2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी सेम यही चीज है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है। किसी व्यक्ति की ये क्वालिटी पे यहां फोकस किया जाता है और यहां पर उसका परिणाम बताया जाता है। लेकिन यहां पर जब परिणाम बताते हैं तो जब आप इस एडजेक्टिव पे फोकस करेंगे तो इस परिणाम में निगेटिव फीलिंग जुड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, ये परिणाम प्लस निगेटिव फीलिंग इसमें जुड़ जाएगी। चलिए तो कर लेते हैं, डी ऑप्शन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर ऑन द इफिकेसी अंडर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंडिविजुअल विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर सजेस्ट दैट इट इज ए प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन। कई बार होता क्या है कि कोई भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, उस सेंटेंस को इतना लेंदी और ऐसे वर्डों के साथ लिख दिया जाता है कि जो एरर बहुत सिंपल है वो भी हमें कठिन लगने लगती है। हमें लगता है पता नहीं क्या एरर होगी, ऐसा सेंटेंस लिखा है, ऐसे वर्ड यूज कर दिए गए हैं, वो न तो सेंटेंस समझ में आ रहा है, न क्या कहना चाह रहा है, उसी में घुमा टहरा के आपको कंफ्यूज कर देता है। लेकिन एरर बड़ी सिंपल होती है। क्या एरर है इसमें देखिए, द इफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ऑप्शन ए में एरर लेंगे हम लोग। ये यूज है, द इफिकेसी अंडर नहीं होगा। द इफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहारिक उपचार का प्रभावशीलता। इफिकेसी माने इफेक्टिवनेस, इफिकेसी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस, इसका सिनोनिम्स हो गया। कहीं तो लिख दूं, इफेक्टिवनेस। तो ये सेंटेंस बनेगा द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की जो वर्तमान स्थिति है, ऑन द इफिकेसी प्रभावशीलता पर, ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यहां अंडर यही गलत है, यहां पे ऑफ कर देंगे। ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहारिक उपचार की प्रभावशीलता पर इस साहित्य की जो वर्तमान स्थिति है, फॉर इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए भी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सामान्य एंजाइटी डिसऑर्डर माने जो चिंता का डिसऑर्डर है, सजेस्ट दैट, वो बताता है कि इट इज ए प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये एक व्यवहारिक उपचारात्मक विकल्प है। ठीक है, तो मीनिंग से कुछ नहीं रखा है, सेंटेंस यहाँ पे था इफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इफिकेसी ऑफ समथिंग, किसी चीज की प्रभावशीलता। अंडर यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। ट्रीटमेंट अंडर समथिंग होता है, अंडर, ही इज अंडर माई ट्रीटमेंट, ही इज अंडर दिस थेरेपी, ऐसा लिखा होता तो हम लोग अंडर लेते। लेकिन यहां पर इस चीज का प्रभाव, किसी चीज का इंपॉर्टेंस, किसी चीज की प्रभावशीलता, ये भाव है। तो किसी चीज का महत्व या किसी चीज की प्रभावशीलता में अंडर लगाने की आवश्यकता क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग होगा। अंडर गलत है, सीधा ऑफ लगा दीजिए। सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, जो समझ आपकी बनेगी तो ही आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे देखते हैं, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, कई बार पढ़ा होगा, क्या ही बताऊं आपको मैं। ऑप्शन ए सीधे टिक करिए, ऐसे क्वेश्चन तो रटे होने चाहिए। कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल ए न लगा के आर्टिकल द लगाते हैं, ज्यादा कुछ इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पूनम यूजुअली सिट्स इन ए फर्स्ट रो, फिर देखिए वही क्वेश्चन, पूनम बैठती है इन्हें फर्स्ट है, सेकंड है, इनके पहले ए नहीं लगेगा, ये जो ए लिखा हुआ है वो गलत है। ऑप्शन ए में एरर मानेंगे, यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा, द फर्स्ट रो।
ठीक है ना, द फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट, लास्ट, इन सब के पहले आर्टिकल अ नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए मिरर मानेंगे, द फर्स्ट हो जाएगा, द फर्स्ट रो। कहीं न कहीं वही सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट है, उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। द रिच शुड हेल्प पुअर, फिर वही कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए जरा, एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं उनके पहले जब हम आर्टिकल द लगाते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे उनके पहले जब आर्टिकल द लगाते हैं तो ये पूरा ग्रुप नाउन की तरह काम करता है। और ये नाउन कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन। और ये जो प्लूरल नाउन बना, इसकी कुछ विशेषताएं, नंबर 1, इसमें एस या ईएस लगाना गलत है। नंबर 2, इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज होगी। लेकिन ये जो नाउन बना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नाउन बना है ये कैसे बना है, द प्लस एडजेक्टिव से। कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे रिच आपका एडजेक्टिव है, इसके पहले आपने द लगाया, द रिच नाउन हो गया। धनी लोग, ये नाउन उस विशेषता वाले पूरे समुदाय को दर्शाता है। कौन सी विशेषता वाले, ये जो एडजेक्टिव लिखा है, इस विशेषता वाले पूरे समुदाय को दर्शाता है, जैसे द रिच, द पुअर, गरीब लोग। आते हैं इस पे क्वेश्चन लगभग, तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ मैंने लिख दिया, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी मिरर है, केवल पुअर लिखना गलत है भाई। जब रिच के साथ द लगा रहे हैं तो पुअर के साथ भी द लगाएं, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज दैट एंग्री दैट, अभी बताया था ना, क्या बताया था भाई, अभी इसके पहले देखिए जरा, ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन अभी आपको मैंने कराइए, देखिए। सो दैट होता है कंस्ट्रक्शन, सो एडजेक्टिव दैट, इस पे हम किसी क्वालिटी पे फोकस करते हैं, आगे उसके रिजल्ट को दर्शाते हैं। यही चीज रिपीट की गई है, क्वेश्चन यही है, बस नए फॉर्मेट में उसको ला दिया गया। ही वॉज दैट एंग्री दैट, आगे ये दैट क्लाज है तो यहां पे दैट लिखना सही नहीं है, यहां पे क्या होना चाहिए, सो। ही वॉज सो एंग्री दैट, यानी हम लोग कौन से पार्ट मिरर मानेंगे, बी पार्ट में हो जाएगा सो एंग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, पीछे भी बताया, जो आपको किसी चीज पे जोर देना है, एडजेक्टिव सो लगाकर, सो के साथ एडजेक्टिव लिखते हैं। ही सो एंग्री दैट, वो इतना नाराज है कि, कितना नाराज है, क्या परिणाम निकल रहा, आगे लिखा हुआ है। ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल, कि उसने बुक को टेबल पे पटक दिया। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड बिल्डिंग्स वाज डेमोलाइज्ड, डिमोलिश्ड होता है, सही स्पेलिंग टिक करनी, इसमें क्या ही मैं बताऊं आपको, सीधा सीधा कर लेंगे ना। डिमोलिश्ड है किसी चीज का ढह जाना, गिर जाना, बस ये हिंदी ही बता सकता हूं, और क्या बता दूं, बाकी सारी मीनिंगें गलत लिखी हुई हैं। आगे आइए, लाइसा शुड होल्डिंग अ मीटिंग, अब देखिए सीधा सीधा इधर है, हम सब लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर है। यहां शुड के साथ ये आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है, ये गलत है, यानी पार्ट ए में एरर है। क्या सही होगा, अब ये हमारे ऊपर है, उसको पढ़ें समझे क्या सही होगा। यहां पर जब आप सेंटेंस देखिए, एरर तो आपने पता कर लिया ना, एरर तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने पता किया कि हाँ भाई ये गलत लिखा हुआ है, शुड के साथ मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी फॉर्म लिख दें, सेकंड फॉर्म लिख दें, तो ये सब गलत माना जाएगा। ये स्ट्रक्चर होता है, ये गलत है। सही क्या होगा, ये मीटिंग कब होनी है, कल शाम को होनी है, यानी ये घटना फ्यूचर की है भाई, और फ्यूचर की है तो यहां पे हमें विल होल्ड हो जाएगा। मीटिंग इन द प्रेम ऑडिटोरियम टुमारो मॉर्निंग, वो कल आने वाली, कल को एक मीटिंग आयोजित करेगी, फ्यूचर में होने वाली कोई घटना है, फ्यूचर में दर्शा दीजिए, टुमारो इवनिंग लिखा हुआ है, इसका ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये घटना कहाँ कही है,
फ्यूचर की है और फ्यूचर की घटना है तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में इसको बनाना ज्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन एनोनिमिटी वाइल वर्किंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो थोड़ा जरा क्वेश्चन करते समय अलर्ट भी रहना है कि आप पता लगा इरर ढूंढने में लगे हैं और वहां इरर स्पेलिंग की है। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई क्वेश्चन हम लोगों ने लगातार देख लिए कि इरर के बेस में स्पेलिंग इरर को घुसेड़ दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी समझना है कि पता लगा आप इसमें इरर ढूंढ रहे हैं और इरर कहीं और है। ये देखिए एनोनिमिटी, ये स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, बस सही स्पेलिंग लिख देनी है, सही हो जाएगा। माने गुमनामी, कि आपको कोई जाने ना, पता ना चले कि आप कौन हैं। किसी जगह काम करें तो करें, इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन एनोनिमिटी। अपनी पहचान को छिपाए रखना कठिन है जब आप संसार के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो बस कुछ नहीं, स्पेलिंग की एरर थी, उसको हम लोग सही स्पेलिंग लिख देंगे, सही हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, करते समय ध्यान देना। आगे जो भी एग्जाम होने हैं पैटर्न समझना है। एसएससी पैटर्न चेंज की है, क्वेश्चन को इधर उधर कर, कॉन्सेप्ट वही है, पूछने का तरीका बदल गया है, तो उससे कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आप मत होइएगा, इसको समझने की जरूरत है। आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग, पढ़ा होगा, सुबह से टहल रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही अंतर है। मैं किसी काम को कर रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस है, उसमें समय जोड़ दिया गया, 2 घंटे से कर रहा हूं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर ये जो टाइम पीरियड जोड़ा गया है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, इसके कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। अभी एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया, बाकी तो कॉन्सेप्ट आप सब समझ ही रहे हैं। तो डी पार्ट मिरर हो जाएगी, एम की जगह कर लेंगे हैव बीन, बस आई हैव बीन, सही हो जाएगा। मैं सुबह से क्रॉस रोड गार्डन में वॉकिंग कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर दिया, कॉन्टिन्यूअस क्यों गलत है, क्योंकि टाइम दिया गया है। और कॉन्टिन्यूअस में जब हम सिंस या फॉर लिख के टाइम को जोड़ते हैं तो वो बदल जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये समीकरण है हमारे केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री। देख रहे हैं डिग्री के चेंज वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो थोड़ा देख के जाना है। इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन, इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है भाई। लिखा किसमें है, ग्रेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, पॉजिटिव में बदलना है। तो जरा आते हैं नीचे और देखते हैं कहां। ये देखिए द ग्रेटेस्ट, ये नहीं हो सकता, सुपरलेटिव डिग्री है, गलत हो गया। He as a philologist in the country was among the greatest, ये भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी गलत हो गया। No other philologist of the country was as great as he was, और all other physiologists were as great as him, as he was। क्या होगा आप बताइए जरा, समझदार हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना चाहिए। तो देखिए पहले तो डिफरेंस देखा करिए ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डिफरेंस। जैसे आपने कहा सर यहां भी एज ग्रेट एज है, यहां भी एज ग्रेट एज है, यहां नो अदर फिजियोलॉजिस्ट है और वॉज लिखा हुआ है, यहां ऑल अदर फिजियोलॉजिस्ट है, वर लिखा हुआ है। हाँ तो ऑल अदर फिजियोलॉजिस्ट रहेगा तो वर आएगा ही, ये तो सही लिखा हुआ है। यहां पर नो अदर फिजियोलॉजिस्ट of the country was as great as he was, ये यहां पे इस तरीके से लिखा गया है। यहां पे as him लिखा हुआ है,
तो क्या करें, क्या ऑप्शन लिया जाए तो ज़्यादा सही होगा। देखिए दोनों चीज़ों में एनालिसिस करिए, कॉन्सेप्ट अपना लगाइए और कॉन्सेप्ट के आधार पे सोचिए कि क्या सही हो सकता है। देखिए अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इन दोनों को देखें तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है भाई। ये कह रहा है ऑल अदर फिजियोलॉजिस्ट वर एज ग्रेट एज हिम, सभी फिजियोलॉजिस्ट उतने ही महान हैं जितने की वह है। डी कह रहा है कि इस शताब्दी का कोई भी फिजियोलॉजिस्ट उतना महान नहीं है जितना कि वह था। कोई सेंटेंस क्या कह रहा है, ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द सेंचुरी, वह सेंचुरी के किसी भी फिजियोलॉजिस्ट की तुलना में महान था, से अधिक महान था। कहने मतलब वह किसी की भी तुलना में अधिक महान था, वह किसी की भी तुलना में अधिक महान था, यानी उसके जैसा महान कोई और नहीं था। यानी डी वाला ऑप्शन जो है वो सही सेंस दे रहा है। सेंटेंस का और इसका सेंस सेम है। अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो सेंस को बिगाड़ दे रहा, ये कह रहा सारे फिजियोलॉजिस्ट उतने ही ग्रेट हैं जितना कि वो है। तो इन चीजों का भी बारीकी से ध्यान रखिएगा। पीछे भी हम लोग गए थे, हमने देखा था वर्ल्ड के आधार पे, जैसे यंग और यंगर का डिफरेंस था, हमने वहां आइडेंटिफाई किया। एक क्वेश्चन आया था गुड और उसके पहले सो लिखा था, सो गुड, उसके आधार पे पकड़ किया। तो वो वर्ल्ड के आधार पे हमने आइडेंटिफाई किया ना कि भाई दो ऑप्शन अगर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं तो वर्ल्ड के आधार पे आइडेंटिफाई करें। यहां पे देखना है सेंस के आधार पे भी आइडेंटिफाई कर लेना है। कहीं कहीं पता लगा आपने ए ऑप्शन टिक कर दिया, ज्यादा नहीं देखा, यहीं पे देख लिया एज ग्रेट एज, आपने कहा पॉजिटिव डिग्री। और देखिए एग्जामिनर कितना चालाक है, इस ऑप्शन को सबसे ऊपर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि कुछ लोग तो जाल में फंसेंगे, वो आएंगे यहां एज ग्रेट एज देखेंगे और ऐसा देखेंगे, कहेंगे यही सही है, टिक लगा दो, नीचे जाएंगे ही नहीं। या नीचे जाएंगे तो कहेंगे नो अदर, पता नहीं कहां से लिख दिया, इसमें तो नॉट है ही नहीं, इसमें नॉट लगा दिया। अरे भाई इसमें नॉट भले नहीं है लेकिन इसका मीनिंग निकालिए, इसका मीनिंग निकालिए, सेम निकल रहा है, मीनिंग सेम है, इसीलिए लिख दिया मैंने कि सेंस सेम है। ऐसी गलती मत करिएगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो सीखना है कि कैसे आपको फंसाया जाएगा क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन करिए, समझिए, एनालिसिस करिए ताकि एग्जाम में गलती ना करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा पढ़ा है तो उस हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। ये नहीं मान के चला हूं कि आपको कुछ नहीं इंग्लिश में आता और मैं डिस्कस करूं, नहीं। क्योंकि आप टीयर 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपने पेपर दिया है, और पेपर दिया है तो कुछ ना कुछ तो इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है तो आप मेरी बात समझ जाएंगे। आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे, कल काफी ज्यादा काम करने के बाद, डिड यू टुक ए ब्रेक, क्या आपने ब्रेक लिया? बहुत सिंपल सा एरर है। ऑप्शन बी आप देखिए, डिड यू टुक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि जब हम डिड लिखते हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको। अब बताइए इससे भी सरल क्वेश्चन क्या ही उम्मीद करते हैं आप। यहां पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है टुक, डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गलत हो गया। सही बनाएं, ऑप्शन बी गलत है, सही करिए, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टुक की जगह टेक कर दीजिए, सही हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन, और कुछ था ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर आधारित। डू यू वांट टू विजिट ए जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, जब आप अहमदाबाद जाएंगे तो क्या आप कोई चिड़ियाघर देखना पसंद करेंगे? तो इसका मतलब अहमदाबाद में कई चिड़ियाघर हैं, ऐसा नहीं होता भाई, नॉर्मली चिड़ियाघर एक ही होता है। तो डू यू वांट टू विजिट द जू, यहां अ की जगह द कर लेंगे, डू यू वांट टू विजिट द जू, क्योंकि ये फिक्स है। किसी भी शहर में आप गए, एक वहाँ का चिड़ियाघर है, क्या उसको आप देखना चाहेंगे? ये नहीं कि वहाँ कई चिड़ियाघर है, अहमदाबाद में कोई एक देखना चाहिए, भाव नहीं है, फिक्स है। तो जब चीज़ें फिक्स होती हैं, बोलने वाला और सुनने वाला जान रहा है कि किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है, पॉइंट समझिएगा। बोलने वाला और सुनने वाला अगर जान रहा है कि किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है या बोला जा रहा है, तो ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, ए नहीं लगाते। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझिएगा। प्रिंसिपल आस्क द प्यून टू रिंग
आ बिल या द बिल? प्रिंसिपल, इसी तरीके क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके सामने। द प्रिंसिपल आस्क्ड द प्यून टू रिंग बिल। प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि घंटी बजाओ। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन सेकंड द। क्या लगाएं, अ लगाएं कि द लगाएं? प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि घंटी बजाओ। देखिए प्रिंसिपल अगर प्यून से कहेगा कि घंटी बजाओ तो प्यून को भी पता है कौन सी घंटी बजानी है, प्रिंसिपल को भी पता है कौन सी घंटी बजाने के लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल ने प्यून से कहा तो प्यून गया पड़ोसी के घर की घंटी बजा के चला आया, ऐसा नहीं होगा। स्कूल में लगी हुई घंटी ही बजाएगा। यहाँ बोलने वाला सुनने वाला जान रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, हर ऐसी कंडीशन के लिए द होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि क्या जब आप अहमदाबाद जाओगे तो चिड़ियाघर देखोगे, पता है चिड़ियाघर उसको भी और उसको भी। ऑप्शन ए लेना ज्यादा सही होगा, अजू की जगह दजू। अ लॉट ऑफ अडल्टरेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ। क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें खैर करेक्ट भी करके लिखा गया है। ऑप्शन डी ले लीजिए। ये देखिए एन रेंज, यही गलत है, यहां भी एन लिख दे रहा है, ये गलत है। इसका सही होगा अ रेंज, क्योंकि एन लगाएंगे नहीं, रेंज है, रेंज के पहले अ लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो चीज आपको यहां समझनी है, अ रेंज ऑफ, देखो भी
देखते हैं, जहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था उसके आगे क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है, सुमन हैज बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल टू वियर विथ हर न्यू ड्रेस। सुमन ने एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉल खरीदी अपनी नई ड्रेस को पहनने के लिए, नई ड्रेस के साथ पहनने के लिए। अब देखिए यहां पे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल लिखा हुआ है, जबकि सुमन ने एक ही शॉल खरीदी। अगर हम ऐसा लिखते हैं अ ब्लैक एंड ए व्हाइट शॉल, ये गलत सेंस दे देगा, क्योंकि उसकी शॉल एक है, एक ही शॉल है, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, अ ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट शॉल अलग अलग हो जाएगा। यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ब्लैक एंड व्हाइट शॉल, माने एक शॉल जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर की है वो सुमन ने खरीदी है, क्योंकि शॉल एक ही है। तो अ ब्लैक एंड ए व्हाइट लिखना उसको सही नहीं है, आर्टिकल एक ही बार यूज करेंगे, अ ब्लैक एंड व्हाइट। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट का मतलब अलग अलग दोनों हो जाएंगी, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही शॉल है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन करेंगे, अ ब्लैक एंड व्हाइट शॉल। सी पार्ट मिरर है, ऐसे लिख लेंगे तो सही हो जाए। ठीक है, एक शॉल है जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर की है, तो एक ही शॉल थी, इसलिए हमें अ ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा लिखना पड़ा। और ब्लैक एंड व्हाइट आपका इडियम्स भी है, जिसका मतलब लिखित रूप में होता है, लेकिन यहाँ ये इडियम्स नहीं यूज हुआ है, नॉर्मल कलर के सेंस में यूज हो रहा है। तो उस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर दिस बॉय। देखिए देखते ही समझ में आ गया, वर दिस बॉय, सी पार्ट मिरर। दिस बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वॉच का यूज करेंगे, क्योंकि दिस बॉय कैसा है आपका, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वॉच का प्रयोग करते हैं, वर का नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे, सही हो जाएगा। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो सही वर्जन है उसको लिखना है। देखिए नॉर्मली रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन लगाते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या है, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, ठीक है, प्रीफर, प्रेफरेबल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऐसे शब्दों के साथ, इनके साथ देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। पढ़ा भी होगा आपने। तो इन शब्दों के साथ हम लोग देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। तो यहां पर इंफीरियर के साथ टू आएगा, और टू आएगा तो इंफीरियर के साथ टू कहीं नहीं दिया गया है, सिर्फ डी ऑप्शन में है, इंफीरियर टू। ये ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, यही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ऑड पीपुल कुड गेस द एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट। देखिए ऑकर जो है, इसके बारे में समझना है। ऑकर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, नंबर पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मतलब होता है घटित होना, जैसे एक्सीडेंट, ऑकर्ड, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया, या और भी चीजें ले लें, कोई इंसिडेंट हुआ, ब्लास्ट हुआ, या और भी कोई ईटीसी, कुछ भी निगेटिव चीज ले लें, वो सारी घटना ऑकर्ड होती है, माने इनके साथ ये वर्ब यूज होगी, इन सारी चीजों का घटित होना। यहां पे सेंटेंस में जो एरर आ रही है, कह रहा था एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट,
इस एक्सीडेंट ने ऑकर किया ब्लास्ट को। गलत हो गया, ये भाव गलत निकल रहा है, क्योंकि ये एक तरीके की इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, माने इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट इस वर्ब के साथ नहीं अप्लाई होगा। सेंटेंस को पढ़ने पे लग रहा है कि एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट, दुर्घटना जिसने ऑकर किया, घटित किया ब्लास्ट को, तो दुर्घटना घटित हुई ऐसा आप बोल सकते हैं। एक्सीडेंट ऑकर्ड, दुर्घटना घटित हुई, ये हो सकता है। ब्लास्ट ऑकर्ड, ब्लास्ट हुआ, ये भी हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट ये गलत हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस का भाव यहां निकल रहा है वो गलत है। हम लोग ऑप्शन ए में एरर मानेंगे, क्योंकि जो ऑकर वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और सेंटेंस में एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट ये सेंस नहीं दे पा रहा है कि दुर्घटना घटित हुई ब्लास्ट, ये सेंस फीलिंग नहीं बन पा रही, क्योंकि एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, ब्लास्ट हो, कुछ भी हो, उसके साथ ऑकर एज ए वर्ब आती है कि ये चीज घटित हुई, ये चीज घटित हुई। वहां पे सेंटेंस का मीनिंग गलत निकल रहा है, इसलिए ए पार्ट में एरर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, आई हैव रेड दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ताजमहल है, लाल किला है, ऐसी जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके पहले हम लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे पृथ्वी, सूर्य इत्यादि, जैसे सन, मून, अर्थ। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, इन सब के पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट हो, उन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। तो पीसा की झुकी हुई मीनार, इसके पहले भी द लगेगा, आर्टिकल ए गलत है, वहां पे द लगा लेंगे, सही हो जाएगा। रूल भी मैंने लिख दिया कि भाई ऐतिहासिक इमारतें हैं या भौगोलिक वस्तुएं हैं, उनके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करिए, ए का ना करिए। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल के भी क्वेश्चन खूब पूछे जा रहा है, तो आर्टिकल पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, आर्टिकल को भी लेके चलना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है स्पेलिंग की भी एरर हो सकती है, ग्रामर की भी एरर हो सकती है, तो दोनों को भी ध्यान देना है। अब जब मैं इस सेंटेंस को देख रहा था तो मेरी निगाह अचानक ट्रेवल्ड पे पड़ी कि ये सही शब्द लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये ट्रेवल्ड गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो बस अब ज्यादा कुछ करने लायक रही नहीं गया, 3 में गलत लिखा हुआ है, वहां भी ट्रेवल्ड गलत, यहाँ भी गलत, इसी में सही लिखा हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर। सीता ने एक सुनहरे हिरन को स्पॉट किया। जब भी कोई सिंगुलर नाउन पहली बार लिखा है और अनजान चीजों के रूप में एक है, एक को दर्शा रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल ए लगाना जरूरी होता है। तो गोल्डन डियर ये लिखना गलत हो जाएगा, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा अ गोल्डन डियर। यानी कहां पे एरर लेंगे, बी पार्ट में, स्पॉटेड अ गोल्डन डियर। बी पार्ट में कि सीता ने एक सोने के हिरन को स्पॉट किया एंड रिक्वेस्टेड राम, और राम से रिक्वेस्ट किया टू कैप्चर इट, कि वो उसको पकड़े। इट डियर के लिए आ रहा, सही है। पास्ट इंडेफिनिट में स्पॉटेड लिखा है, एंड के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, सही चीजें लिखी गई, बस यहीं पे एरर था, अ गोल्डन डियर कर लेंगे। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नीदर साइड वर विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन द कंपेंसेशन अमाउंट टू बी गिवन। यहां इस सेंटेंस में अगर आप देखें, नीदर साइड, कोई भी पक्ष राजी नहीं था। कोई भी पक्ष आप जान रहे हैं, इधर नीदर, इनके साथ नाउन या ईच, एवरी, इनके साथ ये जो नाउन आ रहा है, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है,
और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो नीदर साइड वर विलिंग ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे क्या होना चाहिए, वाज, ए पार्ट में एरर है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपने कलेक्टिव नाउन भी जरूर पढ़ा होगा, और कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे ज्यूरी है, कमेटी है, पार्लियामेंट है, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे, ये डिपेंड करता है कि उनको सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया है। जैसे अगर ज्यूरी की बात करें, ज्यूरी किसी मुद्दे पे सहमत है, सिंगुलर माना जा रहा है, सिंगुलर वर्ब आएगी। ज्यूरी किसी मुद्दे पर विभाजित है तो प्लूरल माना जा रहा है, वर्ब प्लूरल आएगी। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो कमेटी हमारा कलेक्टिव नाउन है, और यहां पर ये इस मुद्दे पे डिवाइडेड है, तो इसका मतलब कमेटी को प्लूरल मानना चाहिए और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करनी चाहिए। तो यहां इस पार्ट में भी एरर है, इस चीज को आप समझिएगा। कमेटी वाज ये सही नहीं है, दो पार्ट में एरर हो जा रही है, क्योंकि यहां कमेटी डिवाइडेड हो गई है, डिवाइडेड हो गई है तो वाज की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, वर। हालांकि एसएससी ने ऑप्शन ए दिया है, लेकिन ऑप्शन डी भी गलत है। कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू होगा कि कमेटी इस मुद्दे पर विभाजित थी। आपने पढ़ा है कि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन अगर विभाजित है तो हम उसको प्लूरल मान करके चलेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है तो ऑप्शन ए, लेकिन डी पार्ट भी आपका गलत है, सही नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, कंपटीशन के संसार में, एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू प्लान आवर कोर्स केयरफुल। सभी से यह जरूरी है कि हम अपने प्लान को केयरफुल तरीके से अपने कोर्स को प्लान करें। तो केयरफुल तरीके से क्या करें, प्लान करें। प्लान वर्ब है, यहां देखते हैं डी ऑप्शन में, केयरफुल एडजेक्टिव है, प्लान वर्ब है, और ये एडजेक्टिव इस वर्ब के बारे में बता रहा है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाते इसमें अक्सर ये बात आपको बताई है कि एडजेक्टिव से किसी वर्ब के बारे में बताएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव किसी वर्ब के बारे में नहीं बताता, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो हमें एडवर्ब का यूज करना चाहिए, ये गलत है, इसको एडवर्ब में बदलिए, इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलिए। केयरफुल का एडवर्ब क्या हो जाएगा, केयरफुली, ये आपका सही होगा। डी पार्ट में एरर है, जहां केयरफुल है वहां केयरफुली कर लें तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए। केयरफुल एडजेक्टिव है, प्लान वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव से नहीं एडवर्ब से बताते हैं। तो केयरफुल एडजेक्टिव है, एलवाई लगा के एडवर्ब बना देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant result providing substantial evidence to support the hypothesis. The investigation conducting by the research team, इन्वेस्टिगेशन जो कि रिसर्च टीम के द्वारा किया गया, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, नाउन है, वर्ब है और बाई या वर्ब बाई प्लस नाउन, और ये नाउन ऐसा है जो कि डूअर है। डूअर माने इस कार्य को करने वाला, ये कार्य है आपका, ये कार्य है और इस कार्य को करने वाला ये डूअर है। ऐसा कंस्ट्रक्शन जब भी होगा तो ये वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। हम इस नाउन को हटा भी दें, इससे कोई लेना देना नहीं। वर्ब बाई प्लस नाउन यानी डूअर, डूअर माने कार्य करने वाला। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन जो कि रिसर्च टीम के द्वारा किया गया, तो ये वर्ब हो गई, ये बाई हो गया, और ये किसने किया है, द रिसर्च टीम, ये डूअर लिखा हुआ है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आईएनजी फॉर्म जो लिखा हुआ है ये गलत है। तो इस हिसाब से
हम लोग ऑप्शन डी में एरर मानेंगे और यहाँ जहाँ कंडक्टिंग है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सही होगी। कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है और इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे तो कंडक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया गया है। ये वर्ब की रिदम याद रखना है आपको कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी कंडक्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाता है, इंक्वायरी भी कंडक्ट की जाती है, टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। ये चीज भी माइंड में रखना है, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिलहाल यहाँ बेसिक सिंपल डायरेक्ट ट्रिक्स के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पैसिव का भाव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होगी। इट वॉज रवि, या रवि था, नॉट हिज फ्रेंड हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट। कई बार मैंने बताया आपको, जब मैं न्यूज़पेपर की क्लास सुबह लेता हूं एडिटोरियल रीडिंग और एनालिसिस की, अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन आता है और मैं अक्सर 1 या 2 दिन में इसको डिटेल में डिस्कस करता हूं कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो उसका एंटीसीडेंट कौन होगा, सीधे पहले वाले को मत समझा करिए। रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लाज की तरीके होता है, पूरी क्लाज को पढ़िए, मीनिंग निकालिए और फिर सोचिए कि ये क्लाज किसके लिए आ रही है, इसके पहले कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके लिए इसका यूज किया गया है, और जिस वर्ड के लिए यूज किया गया होगा उसी के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन आएगी। तो कह रहा ये रवि था, उसके मित्र नहीं थे, हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, पिछली रात को जो चिल्ला रहे थे वो उसके मित्र नहीं थे बल्कि रवि था। तो हु वर शाउटिंग, जो चिल्ला रहा था वो कौन था, रवि। ये जो वर्ड है ये रवि के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, ऐसा कंस्ट्रक्शन अगर लिखा हुआ है तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है अपने पहले आने वाले उस नाउन के आधार पे जिसको हम इसका एंटीसीडेंट कहते हैं। ये एंटीसीडेंट कौन हुआ, ये हुआ वह शब्द है, वो नाउन है जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज यूज हुई है। तो यहां पर एंटीसीडेंट वो शब्द हुआ जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज यूज होती है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्ब अपने रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से आएगी, वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा और रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन के हिसाब से काम करेगी, यानी दूसरे शब्दों में इसके हिसाब से ही ये वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हु आ रहा है रवि के लिए, यानी रवि के लिए हु का प्रयोग आया है, तो इसके बाद ये जो वर्ब आ रही है ये रवि के हिसाब से आएगी। रवि सिंगुलर वर्ड है, उसके हिसाब से यहाँ वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज। इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन सी टिक करिए, जहाँ वर लिखा हुआ है वहाँ वाच कर लीजिए। क्यों, क्योंकि जो हु है वो फ्रेंड्स के लिए नहीं आ रहा है, जो लोग रात में चिल्ला रहे थे वो उसके मित्र नहीं थे बल्कि रवि था। रवि के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज यूज हुई है, तो रवि के लिए यूज हुई है तो हु आएगा रवि के लिए, रवि सिंगुलर है, उसके लिए वर न लिख के क्या लिखेंगे हम लोग, वॉज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वॉशिंगटन Irving's writing career started at the tender age of 19 when he joined his brother Peter's newspaper, The Morning Chronicle, as journalist. जब भी आप किसी रूप में कोई काम कर रहे हैं तो एज अ टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रोफेसर, इस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं। ऑप्शन सी में एरर है, इसका करेक्ट हो जाएगा एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, जब आप किसी रूप में कोई काम कर रहे हैं तो एज टीचर, एज न्यूज एंकर, एज जर्नलिस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वाज अ सेइंग, एक कहावत थी, दैट की दे आर देयर ओन एनिमीज विथ नेग्लिजिबल रीजन टू बी शेयर्ड। ये कहावत है देखिए, और कहावत में देयर वाज अ सेइंग दैट, आपको पता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपने लगा दिया, मान लीजिए दैट, उसका मीनिंग निकल रहा है कि, इसके पहले जो सेंटेंस लिखा है उसकी वर्ब पास्ट में है, आगे जो सेंटेंस है इसकी वर्ब प्रेजेंट में होगी। कब, जब ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, ये कोई प्रोवर्ब हो, कोई कहावत है, कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ है। ठीक है, तो कोई वैज्ञानिक सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है, कहावत है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट में होगा, भले आगे पास्ट लिखा हो। तो यहाँ पास्ट है लेकिन यहाँ हम लोग प्रेजेंट ही लेंगे। क्यों, क्योंकि एक तरीके की कहावत
आगे बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन इधर बी पार्ट में है स्पेलिंग गलत लिख दी गई। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग, अब देखे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आपने देखा कई क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग के सामने आए जिसमें इरर का क्वेश्चन है लेकिन उस इरर के क्वेश्चन को स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है भाई, एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप इरर ढूंढने के चक्कर में स्पेलिंग में जो इरर है उसको ध्यान न दे पाएं और किसी दूसरे ऑप्शन में टिक कर दें जबकि वो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो क्वेश्चन करते समय इस चीज का ध्यान देंगे कि कहीं कोई स्पेलिंग दी गई है ऑप्शन में, कहीं उसमें तो इरर नहीं है, जैसे कई क्वेश्चनों में हमने देखा और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग? क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके पास एक सही पता है बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, आप ड्राइविंग करने से पहले? तो देखिए आपके पास पता सही है, तो अब अगर पता सही है, एड्रेस करेक्ट है, तो फिर वो फिक्स हो गया। और कोई चीज अगर फिक्स हो गई, अगर आपका एड्रेस करेक्ट है, फिक्स हो गया, तो फिर ए मत लगाइए, उसके पहले द लगा लीजिए, द करेक्ट एड्रेस। भाई अगर एड्रेस पता है, करेक्ट है कि भाई ये सही एड्रेस है, आपको जानकारी है कि एड्रेस सही है, तो जब एड्रेस सही आपको पता है इसका मतलब वो चीज फिक्स है, और फिक्स है तो आर्टिकल ए नहीं आता है, आर्टिकल अ ऐसी चीजों के पहले नहीं आता जिनके बारे में हमें जानकारी पूर्व में ही होती है। द लगाएंगे। द गवर्नमेंट हैज बीन एक्यूज्ड इन, ये सीधा सीधा फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है। एक्यूज्ड ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज का आरोपी है तो एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। बी पार्ट में एरर मानेंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनकी जगह ऑफ कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, याद रखना है कैपेबल ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग। हाँ यहां समझते हैं थोड़ा, इनफ को जरा डिटेल में देखते हैं भाई। इनफ एडवर्ब भी है, और अगर ये एडवर्ब है, इट इज यूज्ड आफ्टर, मैं इसको अलग से सर्किल कर दे रहा हूं, इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। मतलब अगर ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ये उस वर्ब या उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब के बाद में यूज होगा जिसके बारे में ये बता रहा है। इस पॉइंट को समझिएगा, अगर ये एडवर्ब है तो ये उस वर्ब, उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब के बाद में यूज होगा जिसकी विशेषता ये बता रहा है। यानी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएंगे और उसके बाद में लिखा जाएगा इनफ, ये करेक्ट होगा। दूसरी चीज, इनफ एडजेक्टिव भी है। अब अगर इनफ एडजेक्टिव है तो इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। समझ पा रहे हैं? अगर ये एडवर्ब है तो ये बाद में यूज होगा, और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये पहले यूज होगा उस नाउन या प्रोनाउन के जिसकी विशेषता ये बता रहा है। यानी इसको हम लोग यहां पे देखें तो नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया हमारा, और इसके पहले आएगा इनफ। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको ध्यान देना है कि एडवर्ब के रूप में ये वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आएगा, और एडजेक्टिव के रूप में ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। तो सेंटेंस में एनफ की पोजीशन, सेंटेंस में एनफ की पोजीशन इस बात से डिसाइड होगी कि वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, और एडवर्ब है या एडजेक्टिव है ये इस बात से डिसाइड होगा कि वो किसके बारे में बता रहा, वो नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा तो एडजेक्टिव है, वो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में बता रहा तो वो एडवर्ब है, और उस आधार पे आप रूल को अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को अगर देखें तो ये बात स्पष्ट है, सीधा सीधा समझ में आ रही है। एनफ बिग, यहां जो एनफ है ये बिग के लिए आ रहा है,
बिग एडजेक्टिव है और ये एनफ उसके पहले लिखा हुआ है, तो क्या ये रूल के हिसाब से सही है? रूल कहता है भाई अगर आप एडजेक्टिव के लिए आ रहे हैं तो आप एडवर्ब होंगे, एनफ एडवर्ब होगा, और एडवर्ब के रूप में ये वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आएगा, यानी बी पार्ट में गलत हो जाएगा। यहां पे इसको सही बनाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा बिग एनफ। इतने पार्ट में एरर है, इतने पार्ट को करेक्ट करेंगे, एनफ बिग की जगह बिग एनफ होने जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और इसके बाद में एनफ लिखा हुआ है, सही हो जाएगा। ये इसका करेक्ट वर्जन होगा। ठीक है, यही अगर ये नाउन प्रोनाउन के साथ होता तो सही था, इस चीज को ध्यान देना है। द लैक ऑफ म्यूचुअल बॉन्डिंग वॉज कॉन्स्पिक्यूअस फ्रॉम देयर सॉडी बॉडी लैंग्वेज इन द मैरिज पार्टी। मैंने आपको बताया है, थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्वेश्चन ने अपना रूप बदल लिया है, कॉन्सेप्ट पुराना है, रूप उसका नया है, और ऐसी चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है सॉडी, कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में। वर्ड क्या है? वर्ड है सॉडी, सैडी, सोवी भी है, ये सारे वर्ड हैं। ये कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, सॉडी नहीं है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है ये। सॉडी है SHODDY, सैडी है SHADY, साथ ही साथ आपका सोवी भी वर्ड है, ये भी एक शब्द है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस टाइप का कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है, जैसा कि ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, तो गलत हो जाएगा। तो अब इनकी क्या मीनिंग चाहे देख लें हम लोग। सॉडी क्या होता है? सॉडी माने मेड आर डन। जैसे आपको कोई मैंने काम करने के लिए दे दिया, आप बहुत मन लगा के उस काम को नहीं कर रहे, ऐसे काम चलाऊ तरीके से कर दे रहे हैं। जैसे हम जाते हैं मार्केट में मूर्तियां खरीदने गए, कुछ मूर्तियां सॉडी होंगी, सॉडी वर्क होगा। सॉडी वर्क का मतलब कि वो मूर्ति में बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं होगी, मतलब आपको देखने में लगेगा कि इसको बस ऐसे ही अनगढ़ तरीके से बना दिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सॉडी गुड्स। या वर्कमैनशिप। ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक दूसरा इसका मतलब डिसऑनेस्ट भी होता है। दो मीनिंग। सैडी या सोवी देख लें, सोवी का सिनोनिम पहले मैं लिख दूं, ऑस्टेंटेनियस, ऑस्टेंटेनियस माने दिखावटी। जैसे सोवी बिहेवियर, दिखावटी व्यवहार, ठीक है। सैडी के दो सेंस हैं, एक तो छायादार, शेड से बना हुआ है, जैसे शेड वर्ड है, जाना किसी चीज की शेड होती है, छाया, छप्पर, टीन इत्यादि हम डाल लेते हैं, वो भी हमारा शेड कहलाता है। एक तो शेड के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, या कोई चीज वही डिसऑनेस्ट है या इलीगल है। इसका भी एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे सैडी डील हो सकती है, माने एक ऐसी डील जो कि सही नहीं है, कपट से भरी हुई है, या करेक्टर भी हो सकता है, ऐसा करेक्टर जो कि आपको लगे कि ये सही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो बी पार्ट में एरर ले लीजिए, गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, सैडी कर लें, सही हो जाएगी। बी पार्ट में एरर है, ठीक है, स्पेलिंग गलत थी।
बाई वर्चू ऑफ, देखिए फिर गलत, मैंने कहा प्रीपोजिशन फ्रेज याद करिए, बाई वर्चू ऑफ होता है। क्या मतलब हुआ? बिकॉज ऑफ। क्या मतलब हुआ हिंदी में? के कारण। तो ये शब्द है बाई वर्चू ऑफ। बी पार्ट मिरर मारेंगे, ओ डबल एफ गलत है, ओ एफ सिंगल ले लेंगे, सही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ का सेंस देता है के कारण। सिंपल प्रीपोजिशनल फ्रेज। देख रहे हैं क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको नहीं पता, उसी में एक आध शब्द इधर उधर कर दे रहा। अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, हमने किया, यहां पर भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो बाई वर्चू ऑफ होता है के कारण। द टीम ऑफ साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। साइंटिस्टों की टीम वर कंडक्टिंग, यहां देखिए ये आपकी वर्ब है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई प्रीपोजिशन है, उसके पहले भी नाउन, बाद में भी नाउन है और पहले भी नाउन है, और ये पूरा आपका मान लीजिए सब्जेक्ट की तरह लिखा हुआ है, तो जो वर्ब है वो कैसे लेंगे आप? तो रूल कहता है प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन आ रहा है उसको आपको सब्जेक्ट मानना है और उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन हो गया, इसके पहले टीम है, ये वर्ब इसके हिसाब से आएगी। टीम सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ फिर वर लेना गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए? वॉज। डी पार्ट में एरर है, जहां वर है वहां वाज होगा। इस तरीके से हम लोग करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रीजन वाज स्ट्रक बाय अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस लास्ट ईयर। बंद कर दिए, क्लोज करो।